नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो भारत है इसको यदि हम फिजियोग्राफी के तौर पे यदि इसका डिवीजन करते हैं, भारत को यदि हम भौगोलिक तौर पे इसको डिवाइड करते हैं तो इसके 6 एरियाज देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे पहला जो एरिया है, यहाँ नॉर्थ के साइड में आपको उत्तर की तरफ पर्वतमाला देखने को मिलती है, हिमालय देखने को मिलता है। सेकंड, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, उत्तर की तरफ मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। थर्ड, यहाँ पे थार मरुस्थल, थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटो रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक पठारी प्लेटो एरिया है, पठारी क्षेत्र है। यहाँ 5th नंबर पे कोस्टल प्लेन या आपको तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। और 6th नंबर पे यहाँ पे आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। इस लेक्चर में अभी इससे जो पिछला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन में मैंने नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो हिमालय माउंटेन है काफी डिटेल में आप सबको समझाया हुआ था। आज के लेक्चर में हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे कि उत्तर की तरफ जो मैदान है किस तरह से बने हुए हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे मैं आपको थार डेजर्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मेजॉरिटी में आगे जो पीपीटीज आ रही हैं तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप सुनने पे ज़्यादा फोकस लगाइए, समझने पे ज़्यादा फोकस लगाइए क्या लिखा हुआ है वो ठीक है, बट आप मुझे अटेंटिवली सुनने पे फोकस ज़्यादा करिएगा। ठीक है। और जो पिछला नॉर्दर्न माउंटेन्स है, इसका जो पहला हिस्सा है नॉर्दर्न माउंटेन्स हिमालय, तो ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। फिलहाल मैं नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन में हिमालय फैला हुआ है और अभी फिलहाल में हम नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया की बात करेंगे। उत्तर की तरफ जो मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव एलुवियल लैंडफॉर्म है। मतलब कहने का ये है कि ये जो एलुवियल सॉइल होती है, जो जलोढ़ मृदा होती है, जो कि रिवर किसी एरिया से फ्लो करते हैं, तो उसके रिवर फ्लो करने के कारण जो सॉइल डिपॉजिट होता है उससे जो लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, दैट इज एलुवियल लैंडफॉर्म। तो यहाँ पे जो उत्तर की तरफ जो भी मैदान बने हुए हैं ये एलुवियल लैंडफॉर्म है, जो कि इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जो मेजर रिवर्स हैं, इन एरियाज में फ्लो करने के कारण इन लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, 3 मेजर रिवर हैं आपके यहाँ पे, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो पूरा प्लेन एरिया है ये ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और यहाँ पे 150 to 300 किलोमीटर यहाँ पे आपको चौड़ाई देखने को लगभग मिलेगी। ठीक है, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है ये कई सारे स्टेट में फैला हुआ है। यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। इसमें आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, लगभग इतने स्टेट में ये देखने को मिलेगा। और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग में ये पूरा एरिया देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये यहाँ पे आपके मतलब इसका 3 तरह से डिवीजन किया जा सकता है, 3 हिस्सों में इसको बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो डिवीजन होगा इसका, ये होगा पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स मतलब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स फैले हुए हैं ये 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। थोड़ा रुक जाए। तो ये यहाँ पे जो भी प्लेन एरिया है, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये पंजाब प्लेन्स कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी है ये गंगा रिवर का फ्लैट प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे गंगा प्लेन्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ से टर्न होकर ब्रह्मपुत्र रिवर आता है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र या ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एरिया देखने को मिलते हैं आपको। थोड़ा थोड़ा मैं इनमें भी डिटेल बता देता हूँ आपको। जैसे कि जो पंजाब प्लेन्स है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडस रिवर फ्लो करती है और जो पंजाब प्लेन्स का जो मेजर पोर्शन है ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है, कुछ हिस्सा इसका इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो जो इंडस रिवर है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज रहते हैं, मतलब उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन रिवर जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो उसके कारण पे यहाँ पे जो प्लेन एरिया का फॉर्मेशन होता है उसी को पंजाब प्लेन्स कहा जाता है। इसके अलावा गंगा जो प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर फ्लो करती है, तो इसके कारण यहाँ पे जो प्लेन एरिया का फॉर्मेशन होता है तो ये गंगा प्लेन्स कहलाता है। और जो ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया कहलाता है। यहाँ पे
ठीक है, ये पंजाब प्लेन मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलर टाइप का एक फीचर देखने को मिलते हैं और ये इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको ये जरूर समझाऊंगा। यहाँ पे 4 पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आएगी अभी, बांगर, खादर, भाबर, तराई। तो इनके पर्टिकुलर मतलब जरूर समझ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और आई होप कि ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और इसका आपको मतलब जरूर पता होना चाहिए। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करिए आपने ये जिस तरह से ये इमेज दिख रही है आपको अभी सामने, तो यहाँ पे ये पानी रखा हुआ है, यहाँ पे ये पेबल्स रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं और इस तरह से फॉर्मेशन है। सपोज करो यहाँ से किसी ने पानी बहा दिया। अब ये जो पानी बहा दिया गया है तो ये पूरा फ्लो करते हुए यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पे इस हिस्से में आपको पानी नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, फिर पानी आके यहाँ पर इकट्ठा होगा। पानी इकट्ठा होने के बाद फिर यहाँ से बहता हुआ चला जाएगा या फिर यहाँ से बहता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और पॉसिबिलिटी यहाँ से भी जा सकता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इसी के बेस पे 4 तरह के एरियाज देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या होता है, अभी मैं और भी डिटेल में जाऊंगा जो मैं बता रहा हूं, अभी मैं आपको एक रफ तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक भाबर एरिया होता है। भाबर एरिया क्या होता है कि जो हिमालय रहता है, हिमालय माउंटेन का जो फुटिल एरिया होता है, शिवालिक, शिवालिक से नदियां निकली, नदियां निकलती हैं तो अपने साथ क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं और वो मतलब फुटिल्स पे डिपॉजिट कर देती हैं। तो यहाँ से ये जो एरिया होता है, इसी एरिया को कहा जाता है भाबर। भाबर वो एरिया होता है जहां पे जो रिवर रहती है वो दिखाई नहीं देती और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका तराई एरिया। तराई एरिया यहाँ पे ये वाला एरिया होगा, अभी मैं इसको फिर से बताऊंगा। ये तराई एरिया है। तराई एरिया वो जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, बहुत वाटर का बहुत ज्यादा डिपोजिशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है, मतलब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरा जहां से रिवर फ्लो करती है, ठीक है, उससे जो दूर का एरिया होगा, उससे जो दूर का एरिया होगा वो होता है आपका बांगर। क्या होता है, बांगर। और सबसे ज्यादा जो फर्टाइल एरिया होता है वो होता है खादर, जो कि जो रिवर होती है जब हर साल मतलब जो बाढ़ आती है उसके कारण वो नए सेडिमेंट्स लेके आती है, तो न्यू मिट्टी या जो न्यू सॉइल का डिपोजिशन होता है तो उसके कारण जो फीचर देखने को मिलता है उसको खादर कहा जाता है। और न्यू रिवर हर साल जो मतलब फाइन ग्रेन्स लेके आती है, ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स नहीं बोलूंगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल का सेडिमेंटेशन हो जाता है तो उसके कारण जो सॉइल रहती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, तो उसे खादर कहा जाता है। अभी पता नहीं कितना समझ में आया, फिर से अब जरा इसको समझा देता हूं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले भाबर एरिया की बात कर लेता हूं। तो भाबर एरिया मैंने बताया आपको कि ये फुट हिल्स पे देखने को मिलता है। फुट हिल मतलब हिमालय जो पर्वत है वहां से जैसे ही निकले तो जो रिवर रहती है जैसे ही डिसेंड करेगी माउंटेन से तो बड़े बड़े पेबल्स, देखिए यहाँ पे उतने प्रॉपर इमेज नहीं लिए गए हैं लेकिन ये पत्थर बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर के रेंज में ये पूरा एरिया फैला हुआ है, शिवालिक के नीचे होता है और ये पूरा एरिया भाबर कहलाता है। ठीक है, और भाबर जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम एरिया तक फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर के लगभग में इसकी चौड़ाई होती है और यहाँ पे आपको कोर्स पेबल्स, ग्रेवल्स, बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो रिवर होगी वो क्या होगी, इस जगह पर डिसअपियर हो जाएगी, मतलब दिखाई नहीं देगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा एरिया आता है वो आता है आपका तराई एरिया। ठीक है, तराई एरिया यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है, ये वाला एरिया, इसको तराई एरिया करके बोलते हैं। तराई एरिया क्या होता है, अभी जैसे मैंने जो भाबर करके बताया, भाबर के बाद में जहां पे पानी का डिपोजिशन होता है उसे बोला जाता है तराई। ठीक है, तो ये वो जगह होती है, तराई होती है और ये पंजाब से आसाम तक देखने को मिलता है। 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में ये पूरा एरिया फैला होता है और यहाँ पे आपको वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन देखने को मिलेगा, मतलब एक पूरा दलदल ये क्षेत्र होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही घना जंगल देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस तरह से ये पूरा एरिया होता है और धीरे धीरे अब इसको साफ किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा आता है आपका बांगर एरिया। बांगर एरिया मैंने आपको बताया था कि जो रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करती है, ठीक है, तो उसके एक तो आसपास का एरिया होगा और उससे जो दूर का एरिया होगा ये होता है आपका भाबर एरिया। भाबर एरिया दूर होता है और इसके बाद अभी जो अगला आएगा
सॉरी, हाँ, सॉरी, ये होगा बांगर एरिया। बांगर एरिया। अभी मैंने आपको तराई बताया, तराई से पहले भाबर बता दिया, भाबर बता दिया, तराई बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं बांगर, और इसके बाद बताऊंगा खादर। बांगर जो एरिया होता है, ये ओल्डर एलुवियल प्लेन्स रहते हैं, मतलब रिवर जहां से फ्लो करती है उससे जो दूर की सॉइल होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिन्यूएबल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती रिन्यूएबल? इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है और ये मिट्टी थोड़े दूर क्षेत्र में होती है, तो इसके कारण ये जो सॉइल रहती है ये लेस फर्टाइल रहती है, मतलब ये उपजाऊ थोड़ी सी कम रहती है। फाउंड अवे फ्रॉम रिवर से, नदी से थोड़ा दूर का क्षेत्र होता है, ठीक है। ये भी एलुवियल सॉइल होती है, लेकिन ये ओल्डर एलुवियम होता है। तो यहाँ पर भी मतलब फर्टिलिटी रहती है, लेकिन रिलेटिवली कम कम रहती है, और यहाँ पे कंकड़ वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इसको कहा जाता है बांगर। और अब सबसे लास्ट में आता है खादर। खादर, अभी मैं बता रहा था बांगर और खादर, तो मैंने कहा था कि जो रिवर के बिल्कुल पास में जो मिट्टी होगी उसको कहते हैं क्या, खादर। तो दोस्तों यहाँ पे एक खादर है, और ये वाला जो थोड़ा दूर का एरिया होता है ये होता है बांगर। अब खादर की बात बता देता हूं, तो खादर मैंने बताया यंगर एलुवियम ऑफ द प्लेन्स, मतलब जो रिवर रहती है हर साल न्यू न्यू सेडिमेंट्स लेके आती है, तो ये क्या होता है, हर साल रिन्यू हो जाता है, ठीक है। फाउंड नियर एंड द कोर्स ऑफ रिवर्स एंड फ्लड प्लेन्स, तो जो भी नदियों का जो बाढ़ क्षेत्र रहता है या जहां से भी रिवर फ्लो करती है, तो उसके आसपास में जो भी मिट्टी रहती है उसी को खादर कहा जाता है, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रहती है, बहुत ही ज्यादा फाइन कंडीशन में रहती है, तो इसको खादर कहा जाता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चार यहाँ पे बातें हैं। सबसे पहला आता है आपका भाबर, ये वाला एरिया जहां पे रिवर मतलब डिसअपियर हो जाएगी, दिखाई नहीं देती है। दूसरा आपका आता है तराई। तराई वो जगह होती है जहां पे पानी इकट्ठा होना है और जहां पे दलदल क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि रिवर इधर फ्लो कर रही है तो यहाँ जो दूर का एरिया होगा, ठीक है, इसको बांगर बोलते हैं, और नदी के जो पास का एरिया होता है उसे खादर बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है। अब बात ये आती है कि हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब बात ये है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, मतलब इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब किस तरह से इसकी खासियत देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि एग्रीकल्चर देखने को मिलता है यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वो बेल्ट है, ये वो एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आपको पता भी होगा यूपी बिहार में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ये रिवर से फ्लो करती हैं और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इस एरिया को फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे आपको वीट का, मतलब गेहूं का, चावल का, गन्ना हो गया, दालें हो गई, ऑयल सीड हो गए, तो इस तरह से डिफरेंट तरह का जो एग्रीकल्चर है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे आप ये बताओगे कि डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मैं आपको सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एग्रीकल्चर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा घनी आबादी देखने को मिलती है। थर्ड, आप यहाँ पे बताओगे कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इरिगेशन या रिवर्स देखने को मिलती हैं। जाहिर सी बात है, यदि नदियां हैं तो वहां पे सिंचाई बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और कई सारे रिवर सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो भी देखने को मिलेंगी। कई सारे इरिगेशन के लिए तरीके देखने को मिलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो रिवर्स हैं तो ये नेविगेशन में भी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी होता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का मतलब ये हुआ कि जब रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर के किनारे पे कई सारी सिटीज का डेवलपमेंट होगा, और जो सिटीज होंगी वो एक ट्रेड सेंटर की तरह, मतलब व्यापारिक केंद्र की तरह वर्क कर रही होंगी। तो कई सारी जो मेजर सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली है, कलकत्ता है, कानपुर है, लखनऊ है, पटना है, तो इस तरह ये सब नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ से देखने को मिलता है, और इंडियन इकोनॉमी को ये बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इतनी देर से हम नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स बता दिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया भी बताया है। इसके अलावा अब मैं आपको थार डेजर्ट के बारे में बताना शुरू करूंगा। थार डेजर्ट, एक सेकंड रुक जाएं
दोस्तों थार डेजर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक फिजियोग्राफिक, जब हम डिवीजन करते हैं तो ये भी एक हमको एक फीचर देखने को मिलता है। हमारी जो भौगोलिक क्षेत्र है तो उसमें थार मरुस्थल देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी बातें हम इसके बारे में भी कर लेते हैं। जो थार डेजर्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो वर्ल्ड में जितने भी आपको बड़े बड़े डेजर्ट या जो मरुस्थल देखने को मिलेंगे तो वहां पे 9th नंबर पे आपको थार डेजर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट डेजर्ट है। ड्राई सैंडी रीजन है, मतलब सूखा क्षेत्र है, और यहाँ पे काफी आपको सैंडी रीजन, रेत वगैरह देखने को मिलती है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। ये जो डेजर्ट है इंडियन स्टेट में, मैं यदि इसकी बात करूं तो इसका जो ज्यादातर हिस्सा है थार डेजर्ट का, ये राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी देखने को मिलेगा। लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया थार डेजर्ट के अंतर्गत कवर होता है। ठीक है, और जो थार डेजर्ट है तो यदि हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो जहां पे थार डेजर्ट देखने को मिलेगा तो इसके ईस्टर्न साइड में मतलब अरावली माउंटेन रेंज है, और अरावली माउंटेन रेंज के वेस्टर्न साइड में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। सदर्न एरिया में यहाँ पे गुजरात शुरू हो जाता है और वहां पे रन ऑफ कच्छ देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको पंजाब देखने को मिलता है। ठीक है, और वेस्टर्न साइड में आपको इंडस रिवर और पाकिस्तान का वाला एरिया देखने को मिलता है, थार डेजर्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में बता देता हूँ कि जो थार डेजर्ट है, वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये सारी बातें पता होंगी, लेकिन फिर भी बता देना सही है। ठीक है, तो थार डेजर्ट यहाँ पे ये जो एरिया है बहुत ही ज्यादा एरिड है, मतलब सूखा क्षेत्र है, हॉट और ड्राई क्षेत्र है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर के वेरिएशन देखने को मिलती है। मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन मतलब गर्मी पड़ेगी तो बेहद पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो वो भी बेहद पड़ने वाली है। कहने का मतलब ये है कि समर सीजन में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, और विंटर सीजन में मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग में यहाँ पे लगभग बहुत ठंडा हो जाता है। आपको साइंस आपने सभी ने पढ़ा होगा, तो साइंस में बात की जाती है कि जो चीज बहुत जल्दी गर्म होती है बहुत जल्दी ठंडी होती है, तो ये थार डेजर्ट में आपको ये सारी बात देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं रेनफॉल की बात करूं तो 150 mm पर ईयर, इससे भी बहुत ज्यादा कम बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लूनी रिवर मतलब फ्लो करती थी, या मतलब इस डेजर्ट में जो मेजर रिवर है वो लूनी रिवर है, जो कि अरावली हिल से देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओएसिस, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, ओएसिस क्या होते हैं। ओएसिस क्या होते हैं? स्मॉल वाटर बॉडीज होते हैं, मतलब छोटे छोटे पानी के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब ऐसे सैंडी रीजन में मतलब आपको देखने को मिल जाता है, उन्हें ओएसिस बोला जाता है। ठीक है, तो यदि कहीं पे ज्यादा ओएसिस आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पे फिर मतलब सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब बस्ती देखने को मिल जाएगी, जैसलमेर, बीकानेर, तो यहाँ पे ओएसिस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा जो डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे एक नहर निकली हुई है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो इसके कारण, जो कि सतलुज रिवर के पानी से निकली हुई है, और ये जो पूरा शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो पानी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस सबको ये पूरा करती है। इसके अलावा इंडियन डेजर्ट में मैं आपको थोड़ी इसकी वेजिटेशन के बारे में ही बता देता हूँ। वेजिटेशन मतलब वही पेड़ पौधे, तो यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कटीले जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, तो इस तरह से ये प्लांट देखने को मिलेंगे। यदि हम यहाँ पे मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में भी दोस्तों मतलब चिंकारा हो गया, सलमान खान ने आई थिंक चिंकारा का ही शिकार करा था, ब्लैक बक, डेजर्ट फॉक्स, तो इस तरह के यहाँ पे मतलब मैमल्स देखने को मिल जाएंगे। बर्ड्स देखने में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिल जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन और डेंसिटी की बात करें यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया है, तो जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर बिखरी हुई कंडीशन में रहती है। हाँ, कोई सा यदि इरिगेटेड एरिया होगा डेजर्ट के अंदर, मतलब जहाँ सिंचित क्षेत्र होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा पास पास मिल जाएंगे, नहीं तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत दूर दूर देखने को मिलेगी। इंडियन डेजर्ट में मतलब जो भी मेजर क्षेत्र है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर देखने को मिलता है। जैसलमेर में गया भी हूँ, और गोल्डन सिटी बोलते हैं, और वाकई बहुत अच्छी सिटी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे थोड़े मॉन्यूमेंट्स अच्छे लगते हैं, तो जब भी आप जैसलमेर जाते हैं तो पूरी सिटी ही ऐसा लगता है कि किसी पत्थरों से बनी हुई है, और अच्छा लगता है। वहाँ पे कैमल राइड करा था मैंने। ठीक है, तो आप जाइएगा डेजर्ट एरिया में।
ठीक है। यहाँ की यदि हम लाइवलीहुड की बात करें तो चरवाही जीवन अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो कैमल्स हैं, मतलब ऊंट हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, इनका चरवाहा होता है। थोड़ा बहुत कृषि देखने को मिल जाएगी, जो सूखी फसलें होती हैं जैसे बाजरा, ज्वार, तो इनकी मतलब एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टूरिज्म भी एक बड़ा सेक्टर है जो कि डेजर्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे कि जैसलमेर फोर्ट है, कैमल सफारी है, डेजर्ट फेस्टिवल्स होते हैं। तो आपको जाना चाहिए, अच्छी जगह है और काफ़ी मज़ा आएगा यकीनन। यहाँ पे माइनिंग भी देखने को मिल जाएगी कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जिप्सम, सॉल्ट, लाइमस्टोन, इस तरह से यहाँ पे मिनरल्स भी देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे थार डेजर्ट के इम्पोर्टेंस की, खास बात क्या है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि दोस्तों ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। नेचुरल बैरियर का मतलब ये हुआ कि एक तरफ आपका पाकिस्तान लगा हुआ है जो कि आप पे हमेशा से अटैक करना चाह रहा है और इन्फिल्ट्रेशन करना चाहता है, लेकिन बीच में मतलब थार डेजर्ट देखने को मिल जाता है, तो एक ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने बताया कि टूरिज्म देखने को मिल जाएगा आपका। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको मतलब बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता देखने को मिल जाएगी। कई सारी डेजर्ट में जो रेयर स्पीसीज रहती हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे इरिगेशन डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल देखने को मिलती है। ठीक है। और ऐसे जो डेजर्ट एरिया है इनका एक अपना कल्चर रहता है। मुझे उस डिवाइस का नाम तो नहीं आ रहा है जो राजस्थान में बनाए जाते हैं और मतलब बजाए जाते हैं, और वो वाकई मैंने भी वहाँ पे प्ले किया था जब मैं गया था राजस्थान घूमने। उस डिवाइस का नाम मुझे नहीं आ रहा, वो घर आजा परदेसी टाइप से कुछ वो डिवाइस बजाते हैं। तो मतलब ये जो डेजर्ट एरियाज रहते हैं तो यहाँ पे इनका अपना एक फोक म्यूजिक, डांस और आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, और यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स और थार डेजर्ट की फिलहाल में हमने अभी बात कर ली है। इसके अलावा अभी हम पेनिनसुलर प्लेटो, ये अगली क्लासेस में कवर करेंगे इसको। ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटो, आइलैंड ग्रुप, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिएगा और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।